अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ग्रोथ मैस्ट्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन किन कंट्रीज़ के दरमियान लड़ी गई और इसके मेन कॉजेज़ कौन से थे और कौन से ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से ये वॉर लड़ी गई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन को जंग अज़ीम अव्वल भी कहते हैं, इसे ग्लोबल वॉर और ग्रेट वॉर भी कहते हैं। अब ये वॉर कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई हम इसे देखते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ये वॉर जुलाई 28, 1914 को स्टार्ट हुई और नवंबर 11, 1918 तक ये लड़ी जाती रही। तो आगे हम देखते हैं कि ये वॉर किन कंट्रीज़ के दरमियान और किन पावर्स के दरमियान हुई। तो फाउट बिटवीन टू मेजर पावर्स, ये हमारे पास दो मेजर पावर के दरमियान हुई, जिसमें एक हमारे पास अलाइड्स पावर थी और दूसरी हमारे पास सेंट्रल पावर्स थी। अब हमारे पास जो अलाइड्स पावर में कंट्रीज़ थी वो थी रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। और जो हमारे पास सेंट्रल पावर्स में थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर। अब हुआ ऐसे था कि यूएसए ने भी इस वॉर में शिरकत की थी, लेकिन यूएसए 1917 में इस वॉर में आया था। अब आपको बता दिया जाए कि ये जो अलाइड्स पावर थी और सेंट्रल पावर थी, ये अलाइड्स पावर में जो कंट्रीज़ थी वो सब इकट्ठी थी, और अगर कोई बंदा या कोई मुल्क उनके ऊपर हमला करता है तो वो तमाम कंट्रीज़ एक दूसरे की मदद करती हैं। इसी तरह ही सेंट्रल पावर्स में थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया जर्मनी पे हमला करता है तो बल्गेरिया जर्मनी की हेल्प करेगा, इसी तरह ऑस्ट्रिया और हंगरी भी जर्मनी की हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास थी वर्ल्ड वॉर वन की वो कंट्रीज़ जिनके दरमियान ये जंग लड़ी गई। इस जंग में आपको जैसे बताया यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी आया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इस वॉर में 1917 में आया था। आगे हम देखते हैं कि 1917 में यूएसए क्यों आया और ये इस ही अलाइड्स पावर की तरफ से ही क्यों लड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो मेन कॉजेज़ हुए थे वॉर के। अब अगर हम देखें तो वॉर के बेसिकली 4 मेन कॉजेज़ थे, जिसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ MAIN मेन के साथ। M फॉर मिलिट्रिज्म, A फॉर अलायंस सिस्टम एंड I फॉर इम्पेरियलिज्म एंड N फॉर नेशनलिज्म। ये कुछ मेन 4 कॉजेज़ थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई। तो आइए हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मिलिटरिज्म। जैसे कि आपको पता है मिलिटरिज्म क्या होता है, ये भी एक मेन इशू था और एक मेन वजह थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई। अब मिलिटरिज्म में क्या होता था, मिलिटरिज्म में तमाम कंट्रीज़ अपनी आर्मी को इंक्रीज़ करने में लगी हुई थी, अपने टैंक्स, अपने गन्स, अपने ऑल द अबाउट जो भी लड़ाई के लिए साजो सामान होता है, तमाम कंट्रीज़ उसे इंक्रीज़ करने में लगी हुई थी। जैसे कि अलाइड्स पावर भी अपने मिलिटरिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, इसी तरह सेंट्रल पावर भी अपनी मिलिटरिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। तो ये एक थोड़ थी ताकत की जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है वर्ल्ड वॉर वन का, वो आता है अलायंस सिस्टम। अब अलायंस सिस्टम को आपको पहले समझना होगा। बेसिकली अलायंस सिस्टम क्या होता है। अलायंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान सीक्रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपने काम करते हैं। और अब ऐसा हुआ कि अलाइड्स पावर और सेंट्रल पावर के जो सीक्रेट एग्रीमेंट थे उसके बारे में दूसरी पावर्स को पता लगने लगा, जिस तरह ये वॉर हुई। अब इसके अंदर ट्रिपल अलायंस भी थी। अब ट्रिपल अलायंस में हमारे पास वन साइड्स पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली था, और इसी तरह हमारी दूसरी साइड पे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया की ट्रिपल अलायंस थी जो कि अलाइड्स पावर की तरफ से थी। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली स्टार्ट में तो इकट्ठे थे, लेकिन जब इटली ने देखा कि अलाइड्स पावर स्ट्रॉन्ग है रेदर देन सेंट्रल पावर, तो इटली फिर सेंट्रल पावर को छोड़कर अलाइड पावर के साथ जा मिला, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जो अलाइड्स पावर है वो है स्ट्रॉन्गर देन द सेंट्रल पावर। देन आगे हम देखते हैं वॉर का जो थर्ड कॉज था वो था इम्पेरियलिज्म।
अब इम्पेरियलिज़म को आपको समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि हर कंट्री चाहता है कि उसकी बाउंड्रीज़ इंक्रीज़ हों, उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो। तो इम्पेरियलिज़म में भी यही हुआ था कि हर कंट्री अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी लैंड को इंक्रीज़ करने के लिए अफ्रीका के जो पार्ट्स थे उसके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह जो अलाइड्स पावर में कंट्रीज़ थीं, उन्होंने भी अफ्रीका पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और सेंट्रल पावर ने भी अफ्रीका पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने देखा कि अलाइड्स पावर ज़्यादा कब्ज़ा कर रहे हैं अफ्रीका पर, तो इन दोनों के दरमियान इसी मामले को लेकर एक गहमा-गहमी पैदा हो गई। तो ये भी एक कॉज़ था वॉर का। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है वॉर का, वो है नेशनलिज़्म। अब हर कंट्री, हर मुल्क ये चाहता है कि उनकी अपनी ज़मीन हो, उनका अपना एक आज़ादाना मुल्क हो, जहाँ पे वो रहकर अपने काम कर सकें और अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए वर्क कर सकें। तो हमने देखे ये 4 मेन कॉजेज़ थे वॉर के। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ इनके नेम। मिलिट्रिज़म, अलायंस सिस्टम, इम्पेरियलिज़म और नेशनलिज़म। तो ये कुछ कॉजेज़ थे वॉर के। आगे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आ जाता है जिसके अंदर ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इनकी सरहदें के बारे में दिखाया जा रहा है। तो ये आप मैप चेक कर लें। देन आगे हम डिस्कस करते हैं अबाउट इवेंट लीडिंग टू वॉर। मतलब वो कौन से ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई। आपको मैं बताऊं तो बैल्कन्स कंट्रीज़। अब आपको पहले बैल्कन्स कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बैल्कन्स कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर ऑटोमन एम्पायर्स राज करते थे, आज से 600 साल पहले की ये बात। तो बैल्कन्स कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इसमें बोस्निया, सर्बिया, बल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया और ग्रीस आता है। अब इन कंट्रीज़ में से सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया एंड ग्रीस को आज़ाद करवाया ऑस्ट्रिया एंड हंगरी ने। देन उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया की हेल्प की ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होने के लिए। तो जब सर्बिया को आज़ाद करवाया ऑस्ट्रिया और हंगरी ने, तो सर्बिया चाहता था कि वो बोस्निया को भी आज़ाद करवाए। किससे? ऑस्ट्रिया और हंगरी से, क्योंकि उस वक्त जो बोस्निया के ऊपर रूल कर रहा था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी था। इसी सिलसिले में फ्रैंक फर्डिनेंड जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, वो गया सर्बिया में। अब सर्बिया में फ्रैंक फर्डिनेंड जब गया तो वहाँ पर उनके कुछ लोगों ने फ्रैंक फर्डिनेंड को किल्ड कर दिया। आपको ये मैं बता दूं कि फ्रैंक फर्डिनेंड सर्बिया अकेला नहीं गया था, उनके साथ उनकी वाइफ भी गई थी। तो सर्बिया के कुछ लोगों ने फ्रैंक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ को किल कर दिया और उसके बाद उन्होंने हेल्प की बोस्निया की ऑस्ट्रिया और हंगरी से आज़ाद करवाने के लिए। जब ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोगों ने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी वॉर की। तो आगे हम देखें तो ऐसे हुआ कि सर्बिया ने रशिया की हेल्प ली बोस्निया से, बोस्निया को आज़ाद करवाने के लिए ऑस्ट्रिया और हंगरी से। देन ऑस्ट्रिया और हंगरी, जैसे कि आपको बताया था कि ये एक अलायंस थी जिसके अंदर आप देख सकते थे कि वो अपने जो कंट्रीज़ थी उससे हेल्प ले सकता था। तो इन्होंने फिर जर्मनी से हेल्प ली। तो देन आगे इसी तरह वॉर स्टार्ट हो गई। अब बेसिकली जो वॉर स्टार्ट हुई थी वो सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान हुई थी। लेकिन जैसे आप लोगों को बताया गया था कि ये एक अलाइंसेस थी, इन अलाइंस के दरमियान ये था कि अगर किसी कंट्री के ऊपर कोई कंट्री वॉर करती है तो उस अलाइंसेस की कंट्रीज़ उनकी हेल्प करेंगी। तो इसमें फिर इंक्लूड हुई, देन रशिया इंक्लूड हुई सर्बिया की तरफ से, और इसी तरह जर्मनी इंक्लूड हुई ऑस्ट्रिया और हंगरी की तरफ से। देन रशिया ने हमला कर दिया जर्मनी पर एंड फ्रांस भी रशिया की हेल्प के लिए इस वॉर में आ गया। और फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बरी ये अब एक साइड पर थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एक साइड पर थे। अब जब जर्मनी ने देखा कि रशिया हमारे से फ़ौजी लिहाज से ताकत में ज़्यादा है, तो जर्मनी ने एक प्लान सोचा। जर्मनी ने सोचा कि हम बेल्जियम के रास्ते से पहले फ्रांस पर हमला करेंगे, देन फ्रांस से होते हुए हम रशिया पर हमला कर देंगे। तो इस वॉर के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी नुकसानात होते रहे, लेकिन ये वॉर हटी नहीं।
देन इस वॉर के अंदर आगे जाकर ओटोमन एम्पायर्स भी इंटर हो गए। ओटोमन एम्पायर ने रशिया के ऊपर हमला किया। वो इस वजह से हमला किया क्योंकि सुएज़ कनाल का वाक़या इसके अंदर आता है। तो मैं सुएज़ कनाल के ऊपर एक वीडियो अलहदा से बना दूंगा। देन आगे हम देखें तो ये वॉर तकरीबन 3 साल तक चलती रही। देन आगे यूएसए इस वॉर के अंदर इंटर हो गया। अब यूएसए इस वॉर के इंटर कब हुआ? इस वॉर में यूएसए 1917 में इस वॉर के अंदर इंटर हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए फ्रांस रशिया की साइड पर क्यों इंटर हुआ। तो इसकी एक मेन वजह ये थी कि जर्मनी ने देखा कि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो उसने एक सीक्रेट लेटर लिखा मैक्सिको को कि मैक्सिको को कहा कि वो यूएसए पर हमला कर दें, क्योंकि जर्मनी जानता था कि वो यूएसए को हरा नहीं सकता, इसीलिए उसने मैक्सिको की हेल्प ली। लेकिन मैक्सिको वाला लेटर किसी तरीके से यूएसए को पता लग गया, तो यूएसए भी इंटर हो गया वॉर के अंदर 1917 में, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया की साइड पर इंटर हुआ। तो आगे जाकर हम देखें तो रशिया ने इस वॉर से निकलने की कोशिश की और एक पीस एग्रीमेंट किया 1917 में। और अब जैसे रशिया इस वॉर से निकल गया तो जर्मनी ने सोचा कि वो यूएसए को भी हरा सकता है, लेकिन ऐसा ना हुआ। और नवंबर 11, 1918 को जर्मनी को पता लग गया कि वो यूएसए को हरा नहीं सकता, क्योंकि यूएसए डेली थाउजेंड्स जो अपने सिपाही थे, अपने सोल्जर्स थे, वो जर्मनी के ऊपर हमला करने के लिए भेजता था, और जिससे जर्मनी को काफ़ी नुकसानात हुआ। और फिर नवंबर 11, 1918 को जर्मनी ने एक पीस एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट के ऊपर ये वॉर एंड होगी। तो अब हम देखें तो इस वॉर में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो यूएसए को हुआ। और ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 के मुतालिक। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है, और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही जर्मनी के ऊपर कुछ बहुत ही मुश्किल टाइम आता है। तो आगे हम जो इसके कॉजेज़ हुए, जो इसके इम्पैक्ट हुए जर्मनी के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटर लक फॉर नेक्स्ट।